नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शुक्रवार को मेवात विकास बोर्ड की 31वीं बैठक का आयोजन किया गया। सीएम सैनी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए मेवात क्षेत्र के विकास को लेकर अनेक कल्याणकारी योजनाओं पर मुहर लगाई। बैठक में पहुंचने पर मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन एवं गुरुग्राम मंडल आयुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने सीएम सैनी का स्वागत किया और वहीं जिला प्रशासन की ओर से डीसी विश्राम मीणा ने बैठक में एजेंडे को रखते हुए सीएम सैनी के समक्ष रिपोर्ट पेश की। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम सैनी ने शनिवार को मनाए जाने वाले ईद पर्व की सभी प्रदेशवासियों को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी। ये मैंने अभी बैठक बुलाई थी और मैंने अधिकारियों को ये भी कहा है कि जहां जहां जिस भी सिटीज के अंदर सेक्टरों को अपग्रेड करने की बात है, सेक्टर आगे बढ़ाने की बात है, उनको चिन्हित करके एक रिपोर्ट बना लें और वो अधिकारी उसके अंदर लगे हुए हैं। एक यहाँ पर बड़ी लाइब्रेरी मेवात के अंदर लाइब्रेरियां वो बनेंगी। एक 200 बच्चों की बड़ी लाइब्रेरी नूह के अंदर बनेगी और जो हमारे सब डिविजनल हैं और जो 5000 तक का गांव है, उन सब गांवों के अंदर जहां हम नूह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर 200 बच्चों के लिए एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। उसके ऊपर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जो नीचे के हमारे चाहे फिरोजपुर जिरका है, तावड़ू है, पुनहाना है, उन स्थानों के ऊपर जो बड़े स्थान है वहां पर 100 बच्चों के बैठने की लाइब्रेरी बनेगी और जो 5000 तक के गांव हैं उन गांवों के अंदर 50 बच्चों के बैठने की लाइब्रेरी, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है, वो भी बनेगी ताकि हमारे बच्चे आगे आ सके। 2020 के बाद, नवंबर 2020 के बाद अब की बार विधानसभा सत्र में एक सवाल लगा था मेवात डेवलपमेंट बोर्ड और मेवात डेवलपमेंट एजेंसी पे, और उसमें हमने इस बात को उठाया था कि मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की जब बैठक ही नहीं होती तो उसमें क्या कार्य करेगी किसी चीज के लिए। मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और वो भी नूह में करी। हम उसका स्वागत करते हैं और जो भी लंबित मांगे हैं इस इलाके की और जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो थी उस सब पे चर्चा हुई है और हम समझते हैं कि सब में हमने जो सरकार से अपनी जो बात थी वो रखी गई है और उम्मीद करते हैं कि जो फैसले हों उन्हें सरकार जो है लागू करे और इस इलाके की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक, जिसकी वजह से मेवात डेवलपमेंट बोर्ड 1980 में मेरे वालिद साहब ने जो बनवाया था जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसका वास्तविक तरीके से जब ही लाभ होगा जब उस पर कार्य हो। और हम समझते हैं कि हमने एजेंडे के लिए सुझाव दिए थे, उन एजेंडों को हमने शामिल भी करा है और उन एजेंडों पे काम करेंगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलवल का दौरा किया। इस दौरान पलवल में आयोजित धन्यवाद रैली में शिरकत की, जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पलवल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। 55 लाख रुपए की लागत से पलवल में इंडोर स्टेडियम को साउंड प्रूफ बनाया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर 21 ट्रांसपोर्ट नगर में बुनियादी सुविधाओं जैसे कि पार्किंग, बरसाती पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम, जलापूर्ति इत्यादि के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इससे पहले आपको बता दें कि सीएम सैनी ने 40 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया और इनमें 15 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन और 24 करोड़ 71 लाख रुपए लागत की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ पलवल के अंदर जो विश्वकर्मा कौशल युवा विश्वविद्यालय दुधाला में 960 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण ये इन 10 वर्षों के अंदर ये किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि बडौला व मंदकौला में नए राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 36 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से वो की गई है। भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि हमने इस क्षेत्र में
ये बड़े कामों की चर्चा आपके बीच में की है। अगर मैं पलवल शहर की बात करूं, पलवल शहर के अंदर भी हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में जो पलवल में मल्टीपर्पज हॉल कम इंडोर स्टेडियम, जिसके ऊपर 17 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया गया है, उस पे खर्च किए गए हैं। हमने पलवल के अंदर जो शुगर मिल है उसकी प्राई की क्षमता 12 करोड़ रुपए की लागत से उसको बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर, इन 11 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पलवल शहर में आवासीय क्षेत्रों के ऊपर से गुजर रही जो बिजली की हाई वोल्टेज तारें थी, उन तारों को 14 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो हटाया गया है। और यहां पलवल के अंदर जो नागरिक अस्पताल है उसके ऊपर 9 करोड़ रुपए की लागत से जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल और नर्सिंग छात्रावास का निर्माण भी पलवल के अंदर हमने किया है। खादड़ क्षेत्र में 66 केवी के नए बिजली संयंत्र की स्थापना 7 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से हमने की है। मित्रों, मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सपना देखा है विकसित भारत का के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, विकसित भारत के साथ विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके गति से काम कर रही है। मुझे ये खुशी है कि हम 2 दिन बाद से ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 11 साल गौरवशाली वो पूरे कर रहे हैं। इसका उत्साह और गौरवशाली हर व्यक्ति अपने आप को महसूस कर रहा है। मुझे इस अवसर पर आप सबको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं कि इन 11 वर्षों में हमने ऐसे भारत का निर्माण किया है जो भारत उदय देखा है, जो भारत को हमने उदय के रूप में देखा है, जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान की चुनौतियों का डट करके सामना करता है और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी सपने संजो के रखता है। ऐसे भारत का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 10-11 वर्षों के अंदर हमें मिला है। एक विकसित राष्ट्र आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमें इन 11 वर्षों के अंदर मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र से देश को एक नई दिशा देने और एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश के एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का जो चल रही है, मैं कार्य संस्कृति में जो अभूतपूर्व बदलाव आया है, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां हरियाणा में कोरोना के 31 मामले मिले हैं। जी हां, फरीदाबाद में 11, गुरुग्राम में 9, करनाल और झज्जर में 3 केस सामने आए हैं, जहां पानीपत में 2, यमुनानगर, हिसार, पंचकूला में भी देखिए लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। हिसार, पंचकूला में 1 मामले की पुष्टि हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। 22 मरीजों को इलाज के बाद हालांकि स्वस्थ घोषित कर दिया गया है, लेकिन इस बीच कोरोना ने एक बार फिर से कहर ढाना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां अब जो मरीजों की संख्या है वो लगातार उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे यमुनानगर से हमारे सुरेंद्र जो है
संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे खबर लेंगे। देखिए लगातार सुरेंद्र जो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि देखिए स्वास्थ्य विभाग से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि इस बार घबराने की जरूरत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और जो पहला कोरोना था 2019 का वो ज्यादा खतरनाक था और लगातार देखिए आंकड़े भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 22 मरीजों को स्वस्थ घोषित भी कर दिया गया है। अभी क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ एहतियातन बरता जा रहा है, हॉस्पिटल में क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। हरियाणा के कई इलाके ऐसे हैं जो कोरोना से प्रभावित हैं और वैसे तो पूरे हरियाणा में एडवाइजरी जारी की गई है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ना जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तैयारियां को लेकर काफी कुछ सामने आ चुका है। एक्चुअल में 2 बार की ये कोरोना के मामले झेल चुका हरियाणा इस बार पूरी तरह तैयार है और सभी जगह हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। अलग से वार्ड बना दिए गए हैं, अलग से बेड सुरक्षित कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की जरूरत है वहां प्रबंध किए गए हैं। कई हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं ताकि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो कोई दिक्कत ना आए। सभी तैयारियां पूरी हैं और कोशिश ये हो रही है कि कोरोना को फैलने से रोका जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि तमाम ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए पहले से ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। सवाल मेरा इसी से था क्योंकि जब हमने देखा 2019 में किस तरह से त्रासदी मची और ऑक्सीजन की बात कर ले या फिर तमाम किट की बात कर ले, उसकी कमी सी आज गई थी और लोग लगातार जो मरने का आंकड़ा था वो बढ़ता हुआ नजर आया। तो इस बार ऐसी कोई तस्वीरें जो लोगों को विचलित करे क्या आप तक सामने आई है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा फिलहाल क्योंकि जो ये कोरोना का वेरिएंट है ये काफी अलग तरह का है। इसी को लेके शुरू में दिक्कत आई थी समझने की, लेकिन अब सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसी हिसाब से तैयारियां की हैं। इसी के चलते जो स्वास्थ्य विभाग है वो दावा कर रहा है कि जो कई लोग इसकी चपेट में आ चुके थे वो स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। पहले तो ये था कि परिवार में एक सदस्य का हुआ सारे का सारा परिवार उसमें प्रभावित हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसी स्थितियां नहीं है। जो लोग भी इसकी चपेट में आए हैं वो स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और उनके परिवार में बाकी लोगों को इसका लक्षण नहीं दिखाई दिए। ये संतोषजनक बात है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम 2019 की बात कर ले, कई जो है जिलों को अलग अलग घोषित कर दिया गया था, अलग अलग जोन में, कहीं रेड, कहीं येलो, कहीं ऑरेंज। जहां खतरनाक था वहां ज्यादा देखिए लोगों को वहां जाने से बचाया जा रहा था, लोगों को अलर्ट किया जा रहा था। तो क्या कोई ऐसा जिला जिसे अलग अलग जोन में घोषित किया गया हो? नहीं, बिल्कुल इस बार ऐसी स्थितियां नहीं है, लेकिन चूंकि पूरे देश में ये बढ़ रहा है इसका आतंक और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां हैं वो सामने आ चुकी हैं। लेकिन अभी फिलहाल घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के जो दावे हैं उसके मुताबिक यह बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला या नुकसान करने वाला नहीं है। लेकिन इसमें एक मौत हो चुकी है हरियाणा में। इसके अलावा जहां जहां भी ऐसे मामले थे वहां कोशिश की जा रही है कि और मामले ना बढ़े। जो भी तरीके अपनाने की जरूरत है वो तरीके अपनाए भी जा रहे हैं। बिल्कुल, 2019 में हमने देखा कि जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, जनता कर्फ्यू लगाया गया, तो क्या ऐसी स्थिति इस बार बन रही है या फिर इसके लिए पहले से पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि ऐसी स्थिति ना हो? क्योंकि देश में देखिए जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था भी थोड़ा बहुत देखिए चरमरा गया था, तो इस चीज से बचने के लिए क्या एहतियातन के तौर पर प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, जो 2019 की परिस्थितियां थी वो काफी अलग थी क्योंकि उस समय तैयारियां नहीं थी, उस समय समझ नहीं थी, उस समय इसका इलाज भी नहीं था। लेकिन इस समय सब कुछ उपलब्ध है हमारे देश में। इंजेक्शन है वो तैयार हो चुके हैं, प्लांट हैं जो ऑक्सीजन के वो लगाए जा चुके हैं, बेड की जो है वो व्यवस्था कर ली गई है सरकारी हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि जो हालात पिछली बार थे उससे बहुत अलग परिस्थितियां हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग लगातार इसमें निगरानी रख रहा है, अलर्ट पर है। जी बिल्कुल, अगर ग्रामीण इलाकों की बात कर लें तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि वहां समुचित इलाज नहीं मिल पाता है, लोगों को वहां जागरूक नहीं किया जा पाता है और कई बार देखिए ऐसी तस्वीरें भी आती हैं। तो खासतौर से अगर ग्रामीण इलाकों की बात कर ले तो वहां टेस्टिंग, इलाज को लेकर क्या स्थिति है? क्या उन्हें सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में मिल रही हैं? बिल्कुल, जो बात पहले थी वो अब नहीं है। अब शहर और ग्रामीण का बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा क्योंकि गांव भी काफी डेवलप हो चुके हैं और सभी लगभग गांवों के 2, 3, 4 गांवों के साथ साथ लगते जो सेंटर हैं स्वास्थ्य विभाग के वो बनाए जा चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है और तुरंत कोशिश होती है उस मामले को आगे बढ़ाने से रोका जाए क्योंकि ग्रामीण इलाकों में यह चीज ज्यादा फैलती है। फिलहाल
ग्रामीण इलाकों में इस तरह के कोई मामले नहीं है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट पर है। जी बिल्कुल। देखिए, एक सवाल यहाँ और बेहद महत्वपूर्ण है और हर दर्शक ये जानना चाहते हैं और हर लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कई लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिए, जो भी उनके 2 वैक्सीन लगने थे वो लग चुके हैं, बूस्टर डोज भी उन्होंने ले लिया है, तो उन्हें अब कोई भी एहतियातन बरतने की जरूरत नहीं है। तो क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसी कोई एडवाइजरी जारी की गई हो या फिर उन्हें भी उतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा? मैं बताना चाहूंगा, जिनको इंजेक्शन लगे हैं या डोज पूरी लग चुकी है, उन सबको सभी जो इसमें दिक्कतें आने वाली हैं वो सभी को आ सकती हैं, क्योंकि इसका जो कोरोना का ये जो वेरिएंट आया है ये बिल्कुल अलग है उनसे, वो उनके साथ मेल नहीं खाता। वो ये नहीं कह सकते कि इंजेक्शन लगा है तो बच जाएंगे, अगर प्रभाव होता है तो सबको होगा, इसलिए सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है, सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अस्पताल में बेड की बात कर ले, ऑक्सीजन की बात कर ले, दवाओं की बात कर ले, क्या सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में है? और एक सवाल ये भी, जो अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उनके लिए अलग वार्ड बनाया गया है या फिर कैसे उनकी व्यवस्थाएं और किस तरह से उनके इलाज किए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा के लगभग सभी अस्पतालों में अलग वार्ड बना दिए गए हैं और लगभग सभी अस्पतालों में अपने ऑक्सीजन प्लांट हैं और सभी अस्पतालों में उनको अलग रखा जाना है अगर कोई ऐसे मामले सामने आते हैं। फिलहाल चूंकि 1-2 मामले सामने आ रहे हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि बाकी लोग उनके प्रभाव में ना आए। डॉक्टरों को भी हिदायत दी गई है ताकि संपर्क तरीके से करें, ताकि अगर कोई बात फैलता है, क्योंकि एक आध डॉक्टर भी इसके चपेट में आया है लेकिन वो स्वस्थ हो चुके हैं, इसलिए कोशिश ये हो रही है कि ज्यादा लोग उनके संपर्क में ना आए जो कोरोना प्रभावित हैं। जी बिल्कुल। देखिए, 22 लोगों को भी कोरोना स्वास्थ्य घोषित कर दिया गया है और उन्हें छुट्टी दे दी गई है हॉस्पिटल से, तो वो अपनी अनुभव कैसे साझा कर रहे हैं? क्या उन्हें और अब बचने की जरूरत है या फिर क्या उन्हें जो समुचित उन्हें उपचार मिल गया तो उन्हें अब किसी भी चीज की डर नहीं है, अब कोरोना उन्हें नहीं छू सकता? तो ऐसी कोई एडवाइजरी जारी की गई हो उनके लिए? नहीं, स्वास्थ्य विभाग का तो ये कहना है कि जो भी स्वस्थ होकर जा चुके हैं बिल्कुल उनको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता उनको भी बरतनी है। हालात ये नहीं कह सकते कि उनको हो गया है दोबारा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी चीज एक बार शरीर में आती है उसका असर ये नहीं कि लंबे समय तक उसका खत्म हो जाएगा या दोबारा नहीं आएगा। स्वास्थ्य विभाग उन सभी को एडवाइजरी दे रहा है कि आप खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए और अपना जो इसमें जो भी एहतियात बरतने की जरूरत है, जो भी स्वास्थ्य अधिकारी बता रहे हैं उनका पालन कीजिए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर चंडीगढ़ से, जहां पर एक चलती बस में अचानक आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरी बस जलने लगी। जी हां, जिसके बाद से अफरा तफरी मच गई। हालांकि ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए समय पर बस को रोककर लोगों को नीचे उतारकर उनकी जान बचा ली। मिली जानकारी के अनुसार ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और वही सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आकर आग पर काबू पाया। ये पूरी घटना चंडीगढ़ के मनीमाजरा के पास की है। और आगे बढ़ेंगे, जहां चंडीगढ़ में उत्तर भारत के 10 राज्यों और चंडीगढ़ के बिजली मंत्रियों और अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर अध्यक्षता केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने की। कॉन्फ्रेंस के बाद चर्चा की जानकारी देते हुए मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पहले देश में राज्यों के बिजली मंत्रियों को राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होती थी, अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय बैठक आयोजित करने का फैसला किया है और अब तक सिक्किम, बेंगलुरु और चंडीगढ़ स्थित कुल 4 क्षेत्रीय बिजली कॉन्फ्रेंस आयोजित हो चुकी है। किसानों के लिए कुसुम योजना में पहले से ट्यूबवेल की बिजली के सारे प्रावधान पहले से हैं। अब इससे आ रहा है कि गांव में जो सूर्य घर बिजली योजना है वो हर घर में अलग लगाने के बजाय गांव का सामूहिक पूरे इकट्ठा एक ही स्थान पर लगा दिया जाए। गांव में पंचायत के पास जमीन भी होती है तो इकट्ठा लगाने के बाद वो योजना पहली बार आई है, लेकिन उसका कोई ना कोई हमारा MNRE डिपार्टमेंट जो है उसमें नई स्कीम बना के देगा ताकि इंडिविजुअल जो लाभ दे रहे हैं वो सारे गांव के सब लोगों का मिला जुला लाभ देके और सारे गांव के लोग उसको बना करके संभालें, ऐसा हम योजना बना रहे हैं। फरीदाबाद में सेक्टर 12 के खेल परिसर में 5वें सांसद खेल महोत्सव की विधिवत शुभारंभ की गई, जहां फरीदाबाद लोकसभा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने खेलों में भाग लेने आए सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाई और 1500 मीटर दौड़ की शुरुआत करवाई। ये खेल महोत्सव 3 दिन तक खेल परिसर में
चलेगा और इस खेल महोत्सव में 6,400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस खेल महोत्सव को पीएम मोदी की दूरगामी सोच बताते हुए कहा कि ये खेल महोत्सव पूरे देश में सभी सांसदों के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, जिससे कि खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है, जिससे कि खिलाड़ी प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ला सके। सभा का चौथा सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। आप सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय और श्रेष्ठ नेता मोदी जी के आह्वान पर देश के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में सांसद हर वर्ष इस तरह सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करते हैं। और इसके पीछे देश के प्रधानमंत्री जी की जो बड़ी सोच है वो ये है कि दूर दराज गांवों में, कस्बों में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो इन खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और उनके आगे बढ़ाने का काम किया जाए, क्योंकि जब तक उन प्रतिभाओं को ढूंढकर हम बाहर लेके नहीं आएंगे तब तक दुनिया के मानचित्र पर खेलों में भारत का वो स्थान नहीं बन सकता जिसको मोदी जी बनाना चाहते हैं। और मोदी जी की इसी सोच के कारण आज चाहे ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, एशियन हो, कॉमनवेल्थ हो। फरीदाबाद में आज से 5वां सांसद खेल महोत्सव शुरू हो गया है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने किया है। इस मौके पर युवा पैरा एथलीट किरण ने अपनी पीड़ा जाहिर की और कहा है कि जैसे बाकी खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं वैसे ही पैरा खिलाड़ियों को भी मौका मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पैरा एथलीटों के लिए भी विकल्प खुलना चाहिए ताकि वे भी अपनी प्रतिभा दिखा सकें। किरण ने जिला उपायुक्त और मंत्री से भी इस बारे में अपील की है। देखिए, आज फरीदाबाद लोकसभा का चौथा सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। आप सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय और श्रेष्ठ नेता मोदी जी के आह्वान पर देश के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में सांसद हर वर्ष इस तरह सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करते हैं। और इसके पीछे देश के प्रधानमंत्री जी की जो बड़ी सोच है वो ये है कि दूर दराज गांवों में, कस्बों में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो इन खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और उनके आगे बढ़ाने का काम किया जाए, क्योंकि जब तक उन प्रतिभाओं को ढूंढकर हम बाहर लेके नहीं आएंगे तब तक दुनिया के मानचित्र पर खेलों में भारत का वो स्थान नहीं बन सकता जिसको मोदी जी बनाना चाहते हैं। और मोदी जी की इसी सोच के कारण आज चाहे ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, एशियन हो, कॉमनवेल्थ हो, खेल महाउत्सव 2025 जिसमें कि देख रही हूँ कि बहुत सारे खिलाड़ी आम खिलाड़ी है, मगर दिव्यांग खिलाड़ियों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया गया है। तो मेरा यही सवाल है कि अगर हम आम एथलीट्स को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे उनको बढ़ा रहे हैं, तो दिव्यांग बच्चों को भी हमें आगे बढ़ाना होगा ताकि वो भी घर से बाहर निकले और देश का नाम रोशन करे। तो मैं अपने गवर्नमेंट डीसी साहब जी से गुजारिश करती हूँ और अपने जो हमारे कृष्णपाल गुर्जर सर हैं उनसे यही कहना चाहूंगी, जब भी आप अगली बार ये महोत्सव करें, खेल महोत्सव, उसमें दिव्यांग लोगों को जरूर पेश करें ताकि वो भी आगे बढ़े और उससे पता चलेगा कि हम फरीदाबाद और पलवल डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे बाहर आके हमारे देश के लिए मेडल ला सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।